हेलो रिसर्चर्स, क्या आप अपने पीएचडी के लिए रिसर्च सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल तैयार करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी शुरुआत कहां से करें? रिसर्च जर्नी का सबसे फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिसर्च सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल। जब कोई रिसर्चर पीएचडी की जर्नी स्टार्ट करता है तो उसे अपनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होता है। ये रिसर्चर की रिसर्च जर्नी का सबसे फर्स्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रिसर्चर अपने प्रपोज्ड रिसर्च की डिटेल आउटलाइन प्रेजेंट करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि रिसर्च सिनॉप्सिस क्या होता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो बिकॉज आई एम डॉक्टर मृदुला शर्मा एंड माई मिशन इज टू सिंप्लीफाई द रिसर्च प्रोसेस फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज द सिनॉप्सिस इन पीएचडी, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सिनॉप्सिस, हाउ टू राइट अ सिनॉप्सिस एंड व्हाट इज द आरडीसी एंड आरडीसी प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम इसे समझते हैं डिटेल में कि रिसर्च सिनॉप्सिस क्या होता है। रिसर्च सिनॉप्सिस इज अ ब्रीफ एंड स्ट्रक्चर्ड ओवरव्यू ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट। जो रिसर्च आप आगे परफॉर्म करेंगे उसका ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त एक रूप होता है, उसमें सारी डिटेल दी होती है कि आप किस तरीके से अपना रिसर्च वर्क करेंगे। ये जो शोध प्रारूप होता है यह बताता है कि शोधकर्ता क्या अध्ययन करना चाहता है और वो ये रिसर्च क्यों करना चाहता है। ठीक है, और ये रिसर्च क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है और यह रिसर्च किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स व्हाट द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी, व्हाई द स्टडी इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ द रिसर्च विल बी कंडक्टेड। ठीक है, रिसर्च सिनॉप्सिस राइट करने के बाद में इसे सुपरवाइजर से कंफर्म करवाया जाता है कि ये ठीक है कि नहीं। फिर रिसर्च कमेटी होती है जो आरडीसी कमेटी होती है, उस इस रिसर्च के अप्रूवल के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और रिसर्च सिनॉप्सिस इंक्लूड्स द रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, टूल्स, सैम्पलिंग एंड एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द स्टडी। ये एक मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि सिनॉप्सिस के अंदर क्या क्या होना चाहिए। शोध समस्या होनी चाहिए, शोध का उद्देश्य होना चाहिए, शोध प्रविधि होनी चाहिए, सैंपल होना चाहिए, उपकरण, शोध उपकरण जिसे कहते हैं, और संभावित निष्कर्षों का उल्लेख किया हुआ होना चाहिए। ये जो रिसर्च प्रपोजल होता है या हम जिसे बोलते हैं रिसर्च सिनॉप्सिस या शोध प्रारूप, यह पूरे रिसर्च वर्क की रूपरेखा होती है, मतलब कि ब्लूप्रिंट होता है, या हम कहें ये क्या होता है, मार्गदर्शिका होती है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ रोड मैप और ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर रिसर्च प्रोसेस। और रिसर्च सिनॉप्सिस का पर्पस क्या होता है कि यह जो आपका रिसर्च प्लान है उसको क्लियर करता है, सिस्टमैटिक बनाता है और अंडरस्टैंडेबल मैनर में प्रेजेंट करने योग्य इसे बना देता है। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ द सिनॉप्सिस। जब स्कॉलर्स अपना सिनॉप्सिस रेडी करते हैं तो उसमें ये कुछ 10 पॉइंट्स हैं, मैंडेटरी हैं कि आप अपनी सिनॉप्सिस में, अपने शोध प्रारूप के अंदर इन पॉइंट्स को कवर करें। तो फर्स्ट है अध्ययन का शीर्षक, टाइटल ऑफ द स्टडी। सेकंड है इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या कथन। फोर्थ है लिटरेचर रिव्यू, शोध साहित्य की समीक्षा। फिफ्थ एक्टिव्स ऑफ द स्टडी, शोध अध्ययन के उद्देश्य। सिक्स्थ है रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस, शोध प्रश्न या शोध परिकल्पना। सेवंथ है रिसर्च मैथोडोलॉजी, शोध प्रविधि। एट्थ है एक्सपेक्टेड आउटकम्स, संभावित निष्कर्ष या अध्ययन का महत्व लिख सकते हैं आप। नाइन्थ है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस टेक्निक्स, डेटा एनालिसिस मीन्स डेटा संकलन और विश्लेषण की तकनीकों के बारे में आपको लिखना है जो आप यूज करेंगे। एंड 10th है रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी, संदर्भ सूची, जो आपको लास्ट में देनी पड़ती है। अब हम इन पॉइंट्स को जो कि फॉर्मेट है सिनॉप्सिस के, उनको 1 बाय 1 देख लेते हैं डिटेल में कि आपको क्या लिखना है उनके अंदर, इन पॉइंट्स में आपको क्या मेंशन करना है। फर्स्ट है टाइटल पेज। टाइटल पेज प्रोवाइड्स बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च वर्क, शोध कार्य की प्रारंभिक जानकारी प्रदान करता है। शीर्षक पृष्ठ, इसमें क्या शामिल होता है, जो फ्रंट पेज होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। शोध का शीर्षक होगा टाइटल ऑफ द रिसर्च स्टडी, आपका जो टाइटल है रिसर्च स्टडी का, उस टाइटल को लिखेंगे। फिर आपका नेम आ जाएगा, रिसर्चर का नेम। डिग्री एंड सब्जेक्ट या डिसिप्लिन आपको लिखना पड़ेगा कि आपका डिग्री मीन्स पीएचडी डिग्री अवार्ड के लिए इसको सबमिट करवाया जा रहा है, और आपका जो विषय है, आपका जो सब्जेक्ट है उसको मेंशन करें। फिर नेम ऑफ द सुपरवाइजर,
आपका जो रिसर्च गाइड है उसका नेम आएगा, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो आपका जो टाइटल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, रिसर्च ओरिएंटेड एंड ब्रीफ एंड मीनिंगफुल होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, परिचय या अध्ययन की पृष्ठभूमि। इसमें क्या लिखना है आपको कि द इंट्रोडक्शन गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च टॉपिक एंड डेवलप्स द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। मीन्स जो बैकग्राउंड है, जो आपने टॉपिक लिया है उसका बैकग्राउंड आपको लिखना है, उसका आपको इंट्रोडक्शन देना है। मीन्स परिचय में शोध विषय का सामान्य परिचय और पृष्ठभूमि प्रस्तुत की जाती है। इसमें क्या एक्सप्लेन किया जाता है? इसमें बताया जाता है कि विषय क्या है, व्हाट द टॉपिक इट इज अबाउट, विषय किस बारे में है, अध्ययन का वर्तमान संदर्भ क्या है, करंट सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी। ने जो टॉपिक लिया है वो अभी जो करंट कॉन्टेक्स्ट है या करंट सिचुएशन है वहां कहां फिट बैठ रहा है। विषय से जुड़े मुख्य सिद्धांत और अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक। आपने जो टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट या मेन हम बोलेंगे प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट हैं उनको मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि वही आपके रिसर्च टॉपिक का आधार बनेगा, बेस बनेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च एरिया, शोध क्षेत्र का महत्व बताना जरूरी है। तो एक जो गुड इंट्रोडक्शन होता है उसकी क्या पहचान होती है कि इट हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द फाउंडेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या कथन क्या होता है। दिस सेक्शन क्लियरली डिफाइंस द स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम दैट द रिसर्चर वांट टू इन्वेस्टिगेट। यहां पर स्पेसिफिकली उस पार्ट पर फोकस किया जाता है, मीन्स उस पार्ट मतलब उस समस्या पर, उस प्रॉब्लम पर फोकस किया जाता है जिसका कि रिसर्चर सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है, उसको यहां पर एक्सप्लेन करता है रिसर्चर। इसमें क्या बताएगा वो? द एग्जैक्ट इश्यू और गैप इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। मीन्स जो प्रेजेंटली जो अभी का जो नॉलेज है उसमें कहां पे किस जगह पे समस्या आ रही है, या उस जो समस्या आ रही है जिसका हल नहीं ढूंढा गया है वही क्या है? रिसर्च गैप है जिसको कि आप ढूंढ रहे हैं अपनी रिसर्च में। वाई द प्रॉब्लम नीड्स अटेंशन, समस्या का अध्ययन क्यों आवश्यक है। मीन्स जो प्रॉब्लम है उस पर अटेंशन देने की क्या नीड है। व्हाट चैलेंजेस और कंडीशंस लेड टू द स्टडी, किन परिस्थितियों ने इस अध्ययन की आवश्यकता को उत्पन्न किया। ऐसी क्या कंडीशन थी, ऐसी क्या चीज थी, या मैं ये कहूं ऐसा क्या गैप आपको दिखाई दिया जिससे कि आपने इस टॉपिक पर रिसर्च करने की सोची। ठीक है, तो आपका जो समस्या कथन होना चाहिए, स्टेटमेंट प्रॉब्लम होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, सीमित होना चाहिए और शोध योग्य होना चाहिए। ठीक है, जिसको कि रिसर्च किया जा सके। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च है ये। साहित्य समीक्षा कहते हैं जिसे हिंदी में। द लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंट्स अ रिव्यू ऑफ द प्रीवियस स्टडीज रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक। साहित्यिक समीक्षा क्या होती है? साहित्यिक समीक्षा में शोध विषय जो आपने टॉपिक चूज किया है उससे रिलेटेड अभी तक प्रीवियस जितनी भी स्टडीज हुई हैं उनको आप स्टडी करें और वो रिव्यू करें, उसकी समीक्षा करें, कि जब आप उसकी समीक्षा करेंगे तो आपको अपने आप ही वहां पे रिसर्च गैप भी मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपके उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी स्टडीज हो चुकी हैं और किस पे आपको स्टडी करना है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट रिसर्च हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड। पहले किए गए शोध कार्यों को आप समझ पाएंगे, रिसर्च गैप को पहचान पाएंगे, जो प्रीवियस स्टडीज हैं उनके निष्कर्षों की तुलना कर पाएंगे कि पहले जो जितनी भी स्टडीज हुई हैं उनमें क्या क्या चेंजेस थे, उसमें क्या डिफरेंस था रिसर्चेज में। अध्ययन के लिए सैद्धांतिक आधार तैयार करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो जो लिटरेचर प्रीवियस लिटरेचर है वो आपके रिसर्च का क्या करता है? थ्योरेटिकल फाउंडेशन करता है, बिल्ड थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर द स्टडी। इसमें क्या होता है? इसमें आपको क्या करना चाहिए कि रिसेंट एंड रिलेवेंट स्टडीज आर इंक्लूडेड टू स्ट्रेंथन द रिसर्च फ्रेमवर्क। जो नई रिसर्चेज हुई हैं आपके टॉपिक के से रिलेटेड और जो प्रासंगिक हैं उससे रिलेवेंट हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव जैसे कि अध्ययन का उद्देश्य, आपका जो टॉपिक है उसमें आपको उद्देश्य डेवलप करने हैं कि आपका जो टॉपिक है उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड कौन से ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे जिनको आप फुलफिल करेंगे। तो उद्देश्य यह बताते हैं कि शोधकर्ता अध्ययन के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहता है। मीन्स ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब
व्हाट द रिसर्चर इंटेंड टू अचीव थ्रू द स्टडी। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रिसर्च ओरिएंटेड होने चाहिए। ठीक है, तो आमतौर पर एक सामान्य उद्देश्य और कुछ विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको तैयार करने होते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च और हाइपोथेसिस, मीन्स शोध प्रश्न बनाएं या शोध परिकल्पनाएं बनाएं। ठीक है, वो रिसर्च टॉपिक पे डिपेंड करता है, आपकी स्टडी किस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है कि आप रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे या आप रिसर्च हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं कि रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस गाइड द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी। दोनों ही चीजें क्या करती हैं कि आपकी जो रिसर्च है उसकी दिशा को निर्धारित करती हैं। ठीक है, ये क्या दर्शाती है, जैसे परिकल्पना की हम बात करें तो चरों के बीच में संभावित संबंध, क्योंकि मैंने हाइपोथेसिस के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होता है, तार्किक, स्पष्ट एवं पूर्व अध्ययनों पर आधारित होनी चाहिए। अब हम आते हैं रिसर्च मैथोडोलॉजी, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च सिनॉप्सिस, शोध प्रविधि। रिसर्च मैथोडोलॉजी क्या एक्सप्लेन करती है कि हाउ द स्टडी विल बी कंडक्टेड। शोध प्रविधि यह बताती है कि अध्ययन किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, मीन्स शोध प्रविधि या मैथोडोलॉजी जो कहते हैं उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड होती हैं कि आप कौन सी शोध विधि लेंगे, कौन सा रिसर्च मेथड लेंगे, सर्वे लेंगे, एक्सपेरिमेंटल लेंगे, डिस्क्रिप्टिव लेंगे, जितने भी मेथड है उनमें से आपकी टॉपिक के अकॉर्डिंग, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड यूज होगा। पॉपुलेशन एंड द सैंपल, जनसंख्या और नमूना आप क्या लेंगे, नमूना चयन तकनीक मीन सैंपलिंग टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, रिसर्च टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, शोध उपकरण व साधन कौन सा यूज करेंगे, और डेटा कलेक्शन प्रोसीजर कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को आप अपनाएंगे। यह भाग दर्शाता है कि शोध की रूपरेखा समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त है कि नहीं। ये एक तरीके से शोध की रूपरेखा का मेन पार्ट होता है जो कि डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है वो इसी पे ही डिपेंड करता है, ये बिल्कुल सटीक होना चाहिए। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस टेक्निक, डेटा विश्लेषण की तकनीक है। इस भाग में डेटा विश्लेषण के लिए प्रयुक्त सांख्यिकी अथवा गुणात्मक तकनीकों का वर्णन किया जाता है। मतलब कि इस सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करना है कि आप कौन से स्टैटिकल टेक्निक को अपने डेटा, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालिसिस करने के लिए कौन से टेक्निक को यूज करेंगे। ठीक है, कौन से स्टैटिकल टेक्निक्स को यूज करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, अनोवा, कोरिलेशन या कंटेंट एनालिसिस। बहुत सारे मेथड्स हैं, यहाँ पे कुछ ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। इस टाइप से आपको भी वहां पे मेंशन करना पड़ेगा अपने रिसर्च सिनॉप्सिस में। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस या एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द स्टडी, मीन्स आपके रिसर्च का क्या महत्व है और संभावित निष्कर्ष क्या रहेंगे। इसमें आप संभावित योगदान बताएंगे अपने रिसर्च का और इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करेंगे। इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, हाउ द स्टडी विल बेनिफिट द फील्ड, जो आपका एरिया है उसमें आपका रिसर्च किस टाइप से हेल्प करेगा या मैं ये कहूं क्या बेनिफिट देगा। प्रैक्टिकल और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, अध्ययन का व्यवहारिक और शैक्षिक महत्व क्या होगा, और कंट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, और यह अध्ययन जो है जो वर्तमान में अभी ज्ञान प्रेजेंट है, नॉलेज है, उसको कैसे आगे बढ़ाएगा या उसमें क्या योगदान देगा। नेक्स्ट रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, ये कंपलसरी है कि आपको अपने किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, है ना, आपको अपनी रिसर्च जो भी आप करें, जब आप थीसिस लिखेंगे तब भी आपको बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस देने हैं और सिनॉप्सिस लिखना है तब भी देना कंपलसरी है। इस भाग में सिनॉप्सिस में उपयोग किए गए सभी पुस्तकों, शोध पत्रों, थीसिस या अन्य स्रोतों की सूची दी जाती है। ठीक है, मतलब आपने अपनी सिनॉप्सिस को बनाने के लिए जो भी बुक्स का यूज किया है, कंटेंट जहां से भी लिया है, जर्नल में से लिया है, आर्टिकल लिया है, थीसिस लिया है या ऑनलाइन सोर्सेज का यूज किया है, उनको मेंशन करना होता है। और इसमें भी सिर्फ ऐसे ही मेंशन नहीं करना है, इसमें भी क्या होता है कि रेफरेंसिंग स्टाइल होती है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। प्रॉपर रेफरेंसिंग स्टाइल शुड बी फॉलोड। तो रेफरेंसिंग स्टाइल यहाँ पे जैसे मैंने कुछ मेंशन किए हुए हैं, एक एपीए होता है, एमएलए होता है एंड शिकागो स्टाइल होता है। इनमें से आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक कौन सा स्टाइल जाएगा उसको आपको फॉलो करके उसी स्टाइल में अपनी संदर्भ सूची तैयार करनी है। अब हम आते हैं लास्ट आरडीसी प्रेजेंटेशन। जब जो मैंने फॉर्मेट बताया उसके अकॉर्डिंग जब आप अपना सिनॉप्सिस रेडी कर लेते हैं, उसका पीपीटी बना लेते हैं, फिर उसका प्रेजेंटेशन होता है आरडीसी कमेटी के सामने। सिनॉप्सिस तैयार करने के बाद रिसर्चर इसे
अपनी यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है उसके सामने इसे प्रस्तुत करना होता है। और ये जो समिति है, ये जो कमेटी है, ये क्या करती है, आपके सिनॉप्सिस को रिव्यू करती है, आपके रिसर्च टॉपिक, ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी को पूरा रिव्यू करती है कि वो सही बने हैं या नहीं बने, आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपकी मेथोडोलॉजी जा रही है कि नहीं जा रही, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनका पूरा एनालिसिस करती है। देन एक्सपर्ट्स प्रोवाइड सजेशंस, करेक्शंस एंड रिकमेंडेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जब विशेषज्ञ क्या करते हैं, इसको और बेहतर बनाने के लिए सुझाव देते हैं और सुधार के लिए कुछ आपको पॉइंट्स मेंशन करते हैं, उसके बाद उनका पूरा एनालिसिस करती है। देन एक्सपर्ट्स प्रोवाइड सजेशंस, करेक्शंस एंड रिकमेंडेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जब विशेषज्ञ क्या करते हैं, इसको और बेहतर बनाने के लिए सुझाव देते हैं और सुधार के लिए कुछ आपको पॉइंट्स मेंशन करते हैं, उनके बताए हुए सजेशंस, रिकमेंडेशंस एंड करेक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी सिनॉप्सिस को फिर से मॉडिफाई करते हैं और फिर से क्या करते हैं, आरडीसी कमेटी के सामने वो अप्रूवल के लिए जाती है। ठीक है, और वहीं से आपको अपने वर्क की आगे फर्दर वर्क करने की अप्रूवल मिलती है। मतलब कि आफ्टर रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस सिनॉप्सिस गेट्स अप्रूवल फॉर द फर्दर रिसर्च वर्क। उसी के बाद अपना आप डिटेल रिसर्च वर्क जो है स्टार्ट कर सकते हैं। का पूरा एक्सप्लेनेशन की सिनॉप्सिस या शोध प्रारूप जिसे कहते हैं, उसे कैसे बनाया जाता है, क्या होता है और कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन अब मैंने आपके साथ शेयर किया है। होप सो कि ये समझ में आया होगा आपको।